राज्य राष्ट्र प्रणाली जिसकी हम बात कर रहे थे और इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे इटली के एकीकरण की। इटली जो छोटे छोटे राज्यों का एक समूह था और इनको कुछ हद तक एक तो कर दिया था नेपोलियन ने, लेकिन उसने उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन नेपोलियन ने इनके अंदर एक करने के बाद, क्योंकि एक ही नस्ल के, एक ही धर्म, एक ही लैंग्वेज, एक ही सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की वजह से कम्युनिकेशन गैप नहीं आ पाया और इन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई। इसके साथ साथ मैजिनी, काबूर, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा अपना प्रयास किया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इटली के एकीकरण को एकदम से ही कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रिया उस पर से अपना प्रभुत्व समाप्त करना नहीं चाहता था, नंबर एक। दूसरा, फ्रांस अपने आधिपत्य नहीं छोड़ना चाहता था। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये कि ये छोटे छोटे ग्रुपों में बंटा हुआ, हर जगह अलग अलग शासक थे, अलग अलग शासन प्रणालियां थी। हालांकि उसको नेपोलियन ने खत्म करके पूरी इटली में एक ही कानून लागू कर दिया। तो फिर इटली का एकीकरण जो हुआ उसमें ऐसा क्या हुआ कि इटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत मजबूत देश के रूप में उभर कर आया। इटली के एकीकरण को इतिहासकारों ने 5 पार्टों में डिवाइडेड किया, 5 पार्टों में। तो हम बात करते हैं उसी के इटली के एकीकरण के चरण। इटली के एकीकरण के चरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, इटली के एकीकरण के 5 चरण हैं। हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण, ये जो चरण माना जाता है, ये 1850 से पूर्व इसके एकीकरण में जो भी घटनाएं घटी। देखिए, 1850 से पहले इटली के एकीकरण में क्या घटनाएं घटी। एक तो वहां पर इटली के अंदर जो तारकोल को गर्म करने वाले, कोयले की खदानों से कोयला निकालने वाले मजदूरों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कार्बोनेरी। हालांकि इससे बहुत लोग जुड़े, मगर ये गरीब लोगों का, मजदूर वर्ग का बनाया गया एक संगठन था। पूरे इटली में इसके मेंबर्स थे, ऐसी बात नहीं है, मगर वो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते एकीकरण को। मगर इन्होंने लोगों में एक भावना जरूर पैदा की। तो प्रथम चरण के अंदर 1850 से पूर्व जो इटली के अंदर घटनाएं घटी, उनमें कार्बोनेरी एवं यंग इटली जैसी संस्थाओं के माध्यम से जनमानस में क्रांति का प्रचार किया गया। इसके साथ साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम 1857 की क्रांति में, जिसने बेस मजबूत किया, इटली की क्रांति का बेस, वो था लेखकों के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई। प्रथम चरण के अंदर इटली के एकीकरण में ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। एक कार्बोनेरी और एक यंग इटली जैसी संस्थाओं के माध्यम से देश के अंदर, जनमानस के अंदर एक क्रांति का प्रचार किया गया कि हमें आजाद होना है, हमें एक देश होना है। और दूसरा, इस काम के अंदर उस वक्त के लेखकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। उन्होंने ऑस्ट्रिया की जेलों के बारे में बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया अपने लेखों के माध्यम से, और अपने
देश की भाषा, इतालवी के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी नस्ल के माध्यम से इन लोगों को एक होकर एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनमें जोश पैदा किया। इसके बाद जो शुरू होता है 1850 के बाद, वो है दूसरा चरण, यानी कि हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। और द्वितीय चरण 1850 से अगर हम बात करें 1850 से 1859 तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये द्वितीय चरण माना जाता है। इटली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था इटली के लिए, उसका नाम था सार्डिनिया। तो सार्डिनिया ने आंतरिक सुधारों से आर्थिक स्थिति मजबूत की और बाह्य स्तर पर काबूल के कूटनीतिक प्रयासों से इटली के एकीकरण को यूरोपीय स्तर पर प्रचारित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे चरण के अंदर लोगों में लेखों के माध्यम से और यंग इटली और कार्बोनेरी जैसी संस्थाओं के माध्यम से जब क्रांति के प्रति एक लहर पैदा हुई, उसी वक्त जो सार्डिनिया है, एक प्रांत था सार्डिनिया, वहां के शासक ने, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम ने, वहां के एम्बेसडरों ने सबसे पहले अपने ही क्षेत्र के अंदर एक आंतरिक सुधार किया, सिस्टमेटिक ढंग से कानून लागू किया, टैक्स व्यवस्था को कम किया और कम करते हुए भी उन्होंने ज्यादा कलेक्शन किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया। इस मजबूती के साथ साथ बाह्य स्तर पर, यह तो राज्य के आंतरिक मामला हो गया, लेकिन बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी मुद्दे को ले जाना हो, उसमें अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया काबूल ने। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया वहां के क्रांतिकारी नेता